नमस्कार। बच्चे हैं अनमोल परिचर्चा के 18वें अंक में आपका पुनः स्वागत है। तो आज की परिचर्चा की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री विजय उपाध्याय जी। श्री विजय उपाध्याय जी विद्या भारती के वरिष्ठतम लोगों में से एक हैं। श्री विजय उपाध्याय जी के दाहिने डॉक्टर पी.के. त्रिपाठी जी हैं। डॉक्टर पी.के. त्रिपाठी जी वेटनरी के डॉक्टर हैं। आज की परिचर्चा में हम शुरुआत अध्यक्ष महोदय से करेंगे। विजय जी भाई साहब, एक विषय लगातार चल रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी और बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे। अभिभावकों का प्रश्न ये है कि बच्चे अगर संक्रमित होंगे तो हम उसका कैसे देखभाल करेंगे, बच्चों के स्वभाव के अनुरूप उनको कैसे हम उन्हें उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उनको कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए, मास्क लगाने के लिए कैसे हम उनको तैयार करेंगे, इस पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। धन्यवाद मिश्रा जी। देखिए, कोविड-19 से पूरा देश प्रभावित है और उस दिशा में अनेक प्रयोग भी हो रहे हैं पूरे समाज के अंदर। रही तीसरी लहर की बात, तीसरी लहर आएगी उसकी आशंका भी है, नहीं भी है। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। लेकिन इस दो लहरों के बीच में काफ़ी कुछ लोगों के बीच में इसके बचाव के बारे में जानकारी हो गई है। बच्चों में इस बात का, पहली बात तो मेरी जो अपनी राय है कि उनको कभी ये भय न दें कि तीसरी लहर आने वाली है इसलिए ऐसा करना। हम अपना वातावरण, परिवेश ठीक करें। और जो शिशु वाटिका ने एक प्रयोग किया है, आपके यहाँ चर्चा में आया होगा कि गुजरात के अंदर जो हम स्वर्ण प्राशन कर रहे हैं, आपकी जो पत्रिका है उसमें आपने लेख भी दिया है। तो इस स्वर्ण प्राशन के माध्यम से गुजरात में ये प्रयोग की कसौटी पर कस कर देखे हैं। पूरा परिवार संक्रमित हुआ। जिस बालक ने स्वर्ण प्राशन का 12वां खुराक पूज के नक्षत्र में जो उसको प्राप्त किया है, उसको कोरोना नहीं हुआ। 90 से 95% उनका प्रयोग किए हैं कि हमारा इस स्वर्ण प्राशन के द्वारा। और स्वर्ण प्राशन कोई नई पद्धति तो है नहीं। हम पुराने अपनी दादी से, बाबा से, बुज़ुर्ग से पूछेंगे तो सोने के सलाका से उनके जीभ पर किया जाता। ये हमारी पद्धति रही। जो 16 संस्कार हैं उसमें स्वर्ण प्राशन भी था। तो हम विद्या भारती के लोग अभी लखनऊ महानगर के अंदर यहाँ के लोगों ने प्रयत्न किया है और लगभग हमें लगता है 3-3.5 हज़ार बच्चों को स्वर्ण प्राशन हो गया। तो हम सभी से, जो इससे आपके बच्चे अनमोल हैं, इस माध्यम से लोग जुड़ते हैं, तो सबसे मेरा निवेदन है यह स्वर्ण प्राशन प्रयाग में, काशी में, गोरखपुर में, हम अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कानपुर है, जो बड़े महानगर हैं, उसमें हम प्रयत्न, आयुष मंत्रालय भी कर रहा है। हमारी गुजरात की बॉडी जो है, जो शिशु वाटिका की है, शिशु वाटिका भी इसको 30 रुपये की वो खुराक है। अगर यह और वहाँ के कार्यकर्ता विद्या भारती की सब व्यवस्था करेंगे, हम जो हमारे अभिभावक हैं, समाज के सुधीजन हैं, उनसे निवेदन करते हैं इसमें अगर हमारा सहयोग करेंगे तो जो तीसरी लहर जिसकी चर्चा अभी श्रीमान सौरभ जी ने किया है, तो एक लड़ने का अस्त्र है। वैक्सीन जैसे है ना, वैक्सीन लगा आग्रह कर रहे हैं, तो अब बच्चों को अभी तो वैक्सीन है नहीं, तो वैक्सीन से बढ़िया ये स्वर्ण प्राशन है। धन्यवाद विजय जी भाई साहब। तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं, स्वर्ण प्राशन के माध्यम से अपने बच्चों का आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन कर लें, क्योंकि अभी वैक्सीन नहीं उपलब्ध है। डॉक्टर त्रिपाठी, आपने जीवन भर गाय गोवंश इस पे ही महत्वपूर्ण कार्य किया और देश में आपका इस विषय को लेकर बहुत बड़ा नाम है। तो अभिभावक ये जानना चाहते हैं कि गोवंश के इर्द गिर्द जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी सारी, उसको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इस पे मार्गदर्शन करने की कृपा करें। सभी भाइयों को, बहनों को नमस्कार। मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान दिलवा दूं। जितनी हमारी गौशालाएं हैं, करीब 550 तो हमारी रजिस्टर्ड हैं और 5,500 के लगभग हमारी ये संरक्षण केंद्र हैं, अस्थाई और स्थायी दोनों मिलाकर के पूरे उत्तर प्रदेश भर में। जो अभी हमारे पास डेटा आ रहे हैं
जो भी लोग इनसे जुड़े हुए थे कोई भी कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ। ये अभी एक राष्ट्रीय वेबिनार था, उसमें भी यही चर्चा हुई, क्या देश भर में जितने भी गौशालाएं हैं, क्या उनके जो कर्मी थे, उनके बच्चे थे, उनके परिवार वाले थे, क्या कोरोना से संक्रमित हुए? सब जगह से एक ही आवाज़ आई कि नहीं हुए। इसका मूल कारण ये है कि गोवंश के साथ आप हैं और उसकी एक ऊर्जा जो है वो आपको मिल रही है। ये तो निश्चित है कि एक सकारात्मक ऊर्जा जरूरी है। दूसरी बात यह है कि गो के जितने भी उत्पाद हैं जिनके वो लोग साथ में रहे, चाहे वो गोदुग्ध हो, चाहे वो गोमय हो, चाहे वो गोमूत्र हो, चाहे उसका गोघृत हो या फिर दही हो, जितने भी बच्चे हों या वयस्क अगर उसको ले रहे हैं तो निश्चित है कि इससे थोड़ा सा दूर रहे हैं। डॉक्टर कथीरिया ने इसका थोड़ा सा आगे बढ़े और इसको पेटेंट करवाने के लिए, हालांकि हमारा गो अर्क जो है वो पेटेंट है, लेकिन कोरोना के विरुद्ध पेटेंट करवाने के लिए उन्होंने कार्य करना शुरू किया और उसके जो रिजल्ट्स आए वो बहुत बढ़िया थे कि हमारा कोरोना का संक्रमण था वो बहुत ही कम हुआ और जो लोगों ने लिया भी, जिनको हो गया था, उनमें मृत्यु दर बड़ी कम हुई। धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी। तो हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर विक्रम सिंह जी भी मौजूद हैं। हमारे अभिभावकों का मार्गदर्शन करें कि क्या तीसरी लहर आएगी ही आएगी? आएगी तो बच्चे क्या ज़्यादा प्रभावित होंगे, और अगर प्रभावित होंगे तो फिर उनकी कैसे देखभाल की जाए? देखिए, एक जो शोध हुए थे उसमें यह है कि एक कोई पैंडमिक होती तो एक थर्ड वेव आती है और एक आकांक्षा है, स्ट्रॉन्ग आकांक्षा है कि एक थर्ड वेव आएगी। उसके इंडिकेशंस भी डिफरेंट स्टेट्स में मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। यूपी में भी, लखनऊ में कुछ केसेस अब बढ़ने लगे हैं। हालांकि अभी तो जो मेरा अनुभव है उससे ये कहता है कि तीसरी वेव तो आएगी ही, लेकिन ये उस तरह की नहीं होगी जिस तरह की सेकेंड वेव थी। एक छोटी सी वेव जिसमें कुछ लोग इन्फेक्ट होंगे वो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि अभी भी जिन सेकेंड वेव में भी 100% पॉपुलेशन को कोरोना नहीं हुआ, और जो लोग लेट से अगर 50% पॉपुलेशन को हुआ है और हमारी 23 करोड़ की पॉपुलेशन है और 12 करोड़ लोगों को हो गया, 4-5 करोड़ लोग फर्स्ट वेव में इन्फेक्ट हो गए होंगे और 3-4 करोड़ के आसपास जो है हम लोग वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो अपर भी हमारे पास 5 करोड़ के आबादी कैसी है जो कि इन्फेक्ट भी नहीं हुई है और जिसको कि हम लोग वैक्सीन भी नहीं पहुंचा पाए हैं। तो हो सकता है कि इस आबादी के कारण जो है एक थर्ड वेव आए और आएगी। हालांकि उससे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो सबसे प्रोमिनेंट वेव थी वो सब हम लोग ने उसको टॉलरेट कर लिया, अच्छे से टॉलरेट कर लिया है। एक जो कुछ स्टडीज़ मैंने काफ़ी डिटेल में मैंने इनको अध्ययन किया, वो ये था कि बच्चों में एक वैक्सीन हम लोग लगवाते हैं, MMR वैक्सीन लगवाते हैं, मीज़ल्स, मम्स एंड रूबेला वैक्सीन। ये भी वैक्सीन जो होती हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस के लिए होती हैं, और ये वैक्सीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेट्रोजिनस एंड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। और प्राइमरली USA में भी बहुत सारी स्टडीज़ ने ये कहा है कि MMR वैक्सीन जिन जिन कंट्रीज़ में बच्चों में लगी हैं उनमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जो भी अभिभावक इस पर चर्चा को देख रहे हैं, ये जान के खुश हो रहे होंगे कि जो भी MMR वैक्सीन हैं लगभग सभी बच्चों को लगी हुई हैं भारतवर्ष में, तो उसकी वजह से बच्चों का बहुत अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप्ड रहेगा, एंटीबॉडीज होंगी उनके अंदर। और डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर साहब की बात से ही एक और प्रश्न निकला हुआ है, पूर्व में अभिभावकों ने भी इसे पूछा था। दूध का सेवन भारतीय ग्रंथों में पूर्व से पूरी तरह से दिया गया है, वर्णित है। हर आयु वर्ग में दूध पिया जाता है। तरह तरह के दूध के उत्पाद जो आपने भी अभी बताया, घी है, दही है, मट्ठा है, मक्खन है, ये सब भी प्रयोग किए जाते हैं। इनका सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो, मैनुअल सिस्टम या रेडीमेड जो बाज़ार में बिक रहे हैं उस सिस्टम, इन सब में कितना अंतर हो जाता है और क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, इसमें मार्गदर्शन करें। सौरभ जी, मैं एक और चीज़ आपसे कहूँ, अगर गाय है सामने और उसका दूध आपके सामने ही दुहा गया है, उसको उबाला गया है, कम से कम 3 बार उसका उफान आना चाहिए, अगर वो उबला है तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है।
दूसरे नंबर का वो दूध जो पाश्चराइज है, जो बाहर से आ रहा है पाश्चराइज है, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जो बाहर से हमारा दूध वाला ला रहा है, जिस पर अभी मैं देख रहा था कि वो जो हमारे पैरामीटर्स है उस पर उतर नहीं रहा है, तो हमने पता लगाया कि पैरामीटर्स क्या हैं, क्या उसमें केमिकल डाल दिया गया, क्या नहीं, ऐसा नहीं। पैरामीटर्स ये हैं कि उसमें पानी पड़ा है। ओके, पानी पड़ा तो दूध खराब तो हुआ नहीं, मिलावट ज़रूर हुई है, ये निश्चित एक मिलावट हुई है, लेकिन उसको हम ये सीधे कह दें कि नहीं दूध खराब हो गया तो वो चीज़ नहीं हुई है। और अगर पानी मिला दूध है, जैसे कि हमें गाय का दूध चाहिए और लोग करते क्या है कि भैंस के दूध में पानी मिलाया और गाय का कह करके दे दिया। अगर इसको आप 3 बार बॉयल कर लेते हैं अपने घर में तो निश्चित है कि वो लाभकारी होगा और बच्चों को पीने योग्य होगा। फिर वही सुखमय समय आएगा जब बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी और लोगों के ठहाके भी गूंजेंगे, और हमारे सौरभ जी अपना, हम लोग तो खैर गलती से वो उतारे हुए मास्क, तो वो बिना मास्क के ऐसी जगह पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये जितने पोस्ट कोविड इफेक्ट हैं ये कितने खतरनाक हो सकते हैं और क्यों हो रहे हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न अभिभावकों का कि ज़्यादातर दवाइयाँ एक प्रोटोकॉल जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी पढ़ ली जाती है, अखबार में छप जाती है, तो मेडिकल स्टोर वाले अपने आप देने लगते हैं, इवन स्टेरॉयड तक मेडिकल स्टोर बेचने लगता है। इससे बहुतों का जीवन चला गया और समय से पहले दवा खा के लोग जब संक्रमित हुए तो बचे नहीं। तो आप तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक राम मनोहर लोहिया में मेडिसिन के ही एचओडी हैं, इस पे हमारे अभिभावकों का मार्गदर्शन करें। कि 2 पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो हैं सबसे ज़्यादा कॉमन रहे हैं। एक तो पोस्ट कोविड लंग्स में फाइब्रोसिस, और दूसरा हम लोग ने आजकल न्यूज़ में बहुत पढ़ा होगा ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस को तो मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा क्योंकि इसका मीडिया में इसको ज़्यादा अगेन पब्लिसाइज़ किया गया। एक्चुअल में इंसिडेंस पहले से ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और कुछ थोड़े और कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि जीआई डिस्टर्बेंस हो जाना, कुछ लोगों को रेयर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो जाना। लेकिन प्राइमरली हम लोग 3 चीज़ों पे रहते हैं कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस और म्यूकोरमाइकोसिस और जीआई डिस्टर्बेंसेस जो हो रहे हैं। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस, क्योंकि ये निमोनिया, हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो कोविड है वो निमोनिया है। तो जब भी निमोनिया होती है तो लंग्स में कोई ना कोई स्कार तो रह जाता है, उसी स्कार को हम लोग फाइब्रोसिस कहते हैं। लंग्स की अगर हम लोग एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करने के बहुत सारे एलोपैथी में रेस्पिरोमीटर से एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद में और योगा में हमारी जो प्राणायाम है वो भी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि इससे हमारी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है। तो अगर इस प्रकार के हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और रेगुलर जॉगिंग या वॉकिंग कर रहे हैं तो जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको अपने लंग्स को फिर से इतना मतलब हाइपरट्रॉफी हो जाएगी कि ये कॉम्प्लिकेशन से हम काफ़ी अवॉइड कर सकें, हमारे नॉर्मल डेली एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। विजय जी भाई साहब, बहनों के प्रश्न आ रहे हैं, जो घरों में महिलाएं हैं उनके प्रश्न आ रहे हैं कि निरंतर घर में साथ रहने से आपसी जीवन तनावमय हो रहा है, और जब बच्चे स्कूल चले जाते थे, पति कामधाम पे चले जाते थे, तो उनको अच्छा खासा समय मिल जाता था अपने लिए भी, और वो समय समाप्त है इस समय। निरंतर लोगों के खान पान व्यवस्था में लगी रहती हैं वो, तो उनको कैसे हम लोग गाइड करें, कैसे मार्गदर्शन दें कि इस आपदा काल में वो अपने को संतुलित रख पाएँ और परिवारों के लिए अधिक से अधिक सकारात्मक योगदान दे पाएँ। इस पे आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन करने की कृपा करें। देखिए, अभी इस जो चर्चा परिचर्चा आपकी चल रही है, तो विद्या भारती की जो सोच थी 1952 से हम कार्य कर रहे हैं, और इस प्रकार की स्थिति विद्या भारती में भी पहली बार आई। लेकिन जो परिवारों का, क्योंकि हम लोग प्रत्यक्ष परिवारों से जुड़े हुए हैं अभिभावक संपर्क के माध्यम से, तो इन बातों को पहले भी हम जब उद्बोधन दिए तो बताए कि परिवारों में इस प्रकार का वातावरण भी निर्माण हो रहा है। लेकिन अपनी जो पद्धति थी उसको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उसका निराकरण निकलेगा।
आपदा आने के बाद बस एक ही चीज़ है, धैर्य और परस्पर की प्रीति जो है उसकी प्रतीति होनी चाहिए। तो आज की परिचर्चा में बस इतना ही। अगले अंक में 19वें खंड में हम पुनः आपसे अगले मंगलवार को 3:30 बजे मिलेंगे। तब पुनः आपके प्रश्न जो आज आप हमें भेजेंगे पूछेंगे हम इसी तरह के विशिष्ट महानुभावों से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।